हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। तो दोस्तों, आपका इस चैनल में बहुत स्वागत है, जहां पर हम लोग अपना आज CIL का नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी मेजरमेंट देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है मेजरमेंट। और आज हम किसका देख रहे हैं? कोल इंडिया लिमिटेड के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिनट, इसको पहले मैं कर्सर को यहाँ पर डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हुआ पहला ये है हमारा परमानेंट मैग्नेट कॉइल का क्वेश्चन, PMMC। इसमें दिया है आपका a PMMC ammeter has an internal resistance which is RM is equal to 100 ohm। ठीक है, and a full scale deflection current of 1 IM is equal to 1 milliampere। What shunt resistance RSH is required to extend the measurement range to 10 एम्पियर। मतलब क्या है दिया, क्या है हमें एक PMMC मीटर दिया है। देखिए हमें एक PMMC मीटर दे रखा है, उसका मीटर का प्रतिरोध जो RM है, मीटर के प्रतिरोध की वैल्यू है आपकी 100 ओम। बाकी जो इससे करंट मेजर कर सकते हैं, मतलब मेजरिंग करंट IM मीटर के थ्रू, वो है आपकी 1 मिली एम्पियर। अब हमने यहाँ पर क्या करा, एक संट में प्रतिरोध लगा रखा है। संट का प्रतिरोध का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि यहाँ पर हम लोग इसकी रेंज बढ़ा सकें। ठीक है, तो फॉर रेंज एक्सटेंशन ऑफ अ मीटर, रेंज एक्सटेंशन के लिए हम लोग यहाँ पर संट में प्रतिरोध लगाते हैं, विच इज़ संट रेजिस्टेंस, जो हमारे पैरेलल पे लगेगा मीटर के साथ। ठीक है, वो हमारा ये है। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। तब हमने जब आपका रेंज एक्सटेंड करी तो उस टाइम पर यहाँ पर जो हमारी इसकी जो ये मापे करंट, वो कितनी नापे, जो एक्सटेंडेड करंट हो, आई एक्सटेंडेड, वो हो आपके 10 एम्पियर। तो उस टाइम के लिए हमें यहाँ पर बताना है कि ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आप समझ गए इसमें क्या करना है। अब देखिए इसमें हम बेसिक यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मीटर दिया है, ये आपका मीटर है। मीटर का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये RM है और मीटर में करंट जा रही है आपकी IM। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसके पैरेलल में, ठीक है, हम लोग लगाते हैं एक प्रतिरोध जिसको हम बोलते हैं आपका RSH। ये होता है आपका शंट का प्रतिरोध, जो आपके मीटर की करंट को एक्सटेंड कर देता है। ठीक है, RSH। तो यहाँ पर हमारी करंट जाएगी ISH, और यहाँ पर से हमारी जो करंट आएगी वो क्या आएगी, I एक्सटेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर से आप पूछ रहे हैं कि अब हमारे मीटर यहाँ पर 10 एम्पियर नाप रहा है, तो उस टाइम क्या हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, जो हमारे मीटर का प्रतिरोध है RM, विच इज़ इक्वल टू कितना दिया है, वो है आपका 100 ओम। RM की वैल्यू है आपकी 100 ओम, और मीटर जो आपका मेजर कर रहा है वो है आपका 10 मिली एम्पियर। ठीक है, ये है आपका 10। और जो हमें यहाँ पर आपकी इसकी रेंज को एक्सटेंड करना है, उसके लिए क्या है हमारा I एक्सटेंडेड, जो हमारी करंट की वैल्यू एक्सटेंड होकर आ रही है, वो है आपकी यहाँ पर 10 एम्पियर तक का हमें नापना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक फार्मूला का यूज़ करते हैं और हम इजीली यहाँ पर आंसर निकालते हैं। देखिए हमारा कौन सा फार्मूला होता है, यहाँ पर हमारे शंट प्रतिरोध की वैल्यू निकालनी RSH। तो RSH क्या होगा, RSH इज इक्वल टू हमारा होता है RM, मीटर का प्रतिरोध, अपॉन M-1। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये आपका कब है, ये आपका अमीटर के केस में, जब आपके अमीटर में यहाँ पर रेंज एक्सटेंड करनी होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये फॉर्मूला, यहाँ पर M क्या है, M है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर M को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, M होता है हमारा यहाँ पर आपका जितनी करंट हमने एक्सटेंड करनी है और हमारी जो आपकी मेजर करंट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारा M इज इक्वल टू एक्सटेंडेड करंट अपॉन मीटर करंट IM। ठीक है, इसके थ्रू हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर से इस क्वेश्चन में हमारी M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M इज इक्वल टू एक्सटेंडेड करंट है हमारी 10 एम्पियर, और ये कितना है आपका मीटर कितनी रीड कर रहा है आपका 10 मिली एम्पियर। मिली मतलब 10⁻⁻3। ठीक है, तो ये क्या चला जाएगा आपका, ये हमारा चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अच्छा ये 1 मिली एम्पियर कर रहा है, 1 मिली एम्पियर कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया है, 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर है, तो यहाँ पर 1 मिली एम्पियर है। तो ये हमारा 1/10⁻³ आ गया, विच इज़ 10 × 10⁻³
3 ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका 1 0 पीछे के 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू आ गई, इसको हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। एम क्या है आपका, एम इज़ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। बस यहाँ से अब हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ से आर एस एच की वैल्यू निकालनी है। आर एम मीटर का प्रतिरोध है आपका 100 अपॉन ये क्या आ जाएगा, नीचे आपका 1000 और आपका 10,000, 10,000 माइनस 1, तो 10,000 माइनस 1 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 10,000 ही होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ ये कितना आएगा, ये आएगा आपका, इसको मैं करूँ तो आपका 100 अपॉन कितना आ जाएगा आपका 9999, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1001 ओम। तो यहाँ पर हमारी शंट के प्रतिरोध की वैल्यू आ गई 0.1001, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1001, आंसर नंबर बी 0.1001 ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बस इस केस में हमने यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका फॉर्मूला क्या है। देखिए ये आपका फॉर्मूला है आपका अमीटर के केस में, ठीक है। वही अगर मैं आपको यहाँ वोल्ट मीटर के केस में दिखाऊँ, अगर हमारा वोल्ट मीटर होता और वोल्ट मीटर के रेंज को एक्सटेंड करना होता तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग सीरीज में प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे शंट में लगाता अमीटर के केस में, वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में लगाते हैं RSC। तो RSC की वैल्यू होती है यहाँ पर RM मीटर का प्रतिरोध इंटू M-1। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पर ऐड हो जाता है ऐसे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जबकि आपका अमीटर में क्या था, ये आपका अमीटर है, अमीटर के केस में जो लगाते हैं वो लगाते हैं शंट में प्रतिरोध RHS, उसकी वैल्यू होती है आपकी RM मीटर प्रतिरोध अपॉन M-1, ठीक है। और यहाँ पर M की वैल्यू क्या है और ऊपर वाले केस में M की वैल्यू क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अमीटर केस में जो M की वैल्यू है, M क्या होता है हमारा एक्सटेंडेड करंट अपॉन मीटर करंट, ठीक है। और इस केस में वोल्ट मीटर के केस में क्या होगी हमारी M की वैल्यू सेम, आपका एक्सटेंडेड वोल्टेज कितनी हमने वोल्टेज यहाँ पर एक्सटेंड करनी है और कितनी हम मेजर कर रहे हैं, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। बस ये आप यहाँ पर याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोडायनमोमीटर वाट मीटर की रीडिंग के ऊपर, ठीक है, जो आपका AC पावर मेजरमेंट का एक टॉपिक है। तो दिया है हमारा द प्रेशर कॉइल ऑफ एन EDM वाट मीटर इज़ प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है, जो होती भी है। द अप्लाइड वोल्टेज VT की वैल्यू दी है आपकी 100 sin ओमेगा टी प्लस 50 sin 3 ओमेगा टी वोल्ट, और करंट की वैल्यू दी है 10 sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री प्लस 5 sin ओमेगा टी प्लस 2 sin 5 ओमेगा टी। सो दिया है व्हाट शुड बी द टोटल पावर रीडिंग रिकॉर्ड बाय द वाट मीटर। तो यहाँ पर वाट मीटर कितना आपके पावर रिकॉर्ड करेगा ये हमें दिया है, ये हमें वो बताने कितना होगा। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमारी जो एवरेज पावर होती है P एवरेज, वो क्या होती है आपकी V0 I0 प्लस जो आपका यहाँ पर ये आपकी ये दोनों DC कंपोनेंट होते हैं, प्लस आपका यहाँ पर समीशन होता है RMS। माना कोई एक टर्म मानता हूँ N टर्म, ये nth हार्मोनिक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये वैल्यू किस में होती है, ये आपका RMS में होती है, V इंटू IN RMS इंटू cos फाइव, ठीक है। और 5 भी आपका कौन से नंबर का हार्मोनिक है, मतलब पहला वाला है V1 V2 V3 nth नंबर ऑफ हार्मोनिक के लिए। तो ये इसका बेसिक यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं एक बार दोबारा यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जो हमारी V ऑफ T है, ठीक है, जो वोल्टेज है आपकी किसी इंस्टेंट टाइम T पर, वो है आपकी 100 sin ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा टी मतलब इसमें फंडामेंटल कंपोनेंट है, प्लस 50 sin 3 ओमेगा टी। 3 ओमेगा टी मतलब ये थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है यहाँ पर। और वहीं आप I ऑफ T जो करंट की वैल्यू उसको देखेंगे, I ऑफ T क्या है आपका, I ऑफ T है आपका 10 sin ओमेगा टी प्लस 60। देखिए ओमेगा टी आपका फंडामेंटल आपका कंपोनेंट है, और इससे हमारे करंट यहाँ पर लीड करे 60 डिग्री वोल्टेज से। देन सेकंड कंपोनेंट है आपका 5 sin 3 ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर भी आपका थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है, और करंट में थर्ड हार्मोनिक के साथ साथ यहाँ पर फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट है, जो है आपका 2 sin 5 ओमेगा टी। 5 ओमेगा टी मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा जो टर्म है उसमें आपका फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट भी है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे, मैं अगले पेज में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारी फंडामेंटल पावर है, जो आपकी P1 है, जो आपकी फंडामेंटल कंपोनेंट से पावर आएगी, वो क्या आएगी, V1 का RMS प्लस I1 का RMS इंटू कॉस फाई 1, उन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ये आपके पहले वाले की आएगी, और ऐसे हम थर्ड वाले के निकालेंगे, देन यहाँ पर फिफ्थ वाले के निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर DC कंपोनेंट तो कोई है नहीं। यहाँ पर देखिए आप, ये टोटल आपका AC कंपोनेंट है, क्योंकि AC में आपने देखा होगा, इधर दिखाते हैं, AC में आपने देखा होगा कि V ऑफ टी को क्या लिखते हैं हम, V ऑफ टी होता है आपका VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। और आई एफ टी को क्या लिखोगे आप, विच इज़ IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये दोनों आपके किस टर्म में है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे दोनों आपके साइन, ये आपके VM देखिए, ये आपका VM हो गया, ये साइन ओमेगा टी, ये भी आपका VM साइन 3 ओमेगा टी, मतलब ये आपका थर्ड हार्मोनिक वाला है, ये आपका फर्स्ट हार्मोनिक है। वही से आप करंट में देखेंगे तो आपका फर्स्ट हार्मोनिक है, मतलब आपका फंडामेंटल है, विच इज़ IM, ये आपके मैक्सिमम करंट है आपके फंडामेंटल कंपोनेंट की, IM साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, ये आपका थर्ड हार्मोनिक, और ये आपका फिफ्थ हार्मोनिक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पावर निकालते हैं, तो पावर कब होती है हमारी ऐड, जब हमारे यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम हो, मतलब आपके V इंटू आई, जब हमारा आपका यहाँ पर देखिए V इंटू आई होता है, तब हमारे यहाँ पर पावर का फॉर्मूला आता है। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए करंट के उसमें आपका फिफ्थ हार्मोनिक है, 5 ओमेगा टी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 5 ओमेगा टी नहीं है, 5 ओमेगा टी हमारे पास नहीं है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई 5 ओमेगा टी का करंट का यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 0। तो ये वाला टर्म जो आपको फिफ्थ हार्मोनिक के कारण पावर बनेगी, वो हमारे यहाँ पर पावर क्या बनेगी, हमारी पावर यहाँ आएगी 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी इस केस में हमारी पावर आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे पास ऐसा टर्म नहीं है, मतलब थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है और आपका फंडामेंटल कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये वाला कंपोनेंट नहीं है, कौन सा, फिफ्थ हार्मोनिक। तो बस इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं अब। ठीक है, ये यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले अगर मैं फंडामेंटल कंपोनेंट P1 के थ्रू पावर निकालूँ, P1 के थ्रू पावर ऑफ P1 टी ले लेता हूँ, वो क्या हो जाएगा आपका V1 टी इंटू I1 टी, और इसके दोनों का फेज एंगल। ठीक है, φ1 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर इस केस में आपका, ये देखिए आपका है 100, तो 100 क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये क्या होगा आपका, ये दोनों हमारे होंगे RMS में। ठीक है, अभी बताया था ये हमारी वैल्यू किस में होगी, देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारी है इन RMS। तो यहाँ पर RMS के लिए क्या करेंगे हम लोग, VRMS क्या होता है हमारा, VRMS इज इक्वल टू VM मैक्सिमम बाई √2, एंड सिमिलरली IRMS क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू IM मैक्सिमम करंट बाई √2। सो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं पहले वाले की। देखिए पहले वाले में करंट क्या है, हमारी करंट है आपकी, वोल्टेज आपकी 100 और करंट है आपकी 10। ठीक है, तो ये यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे आप 100 बाई √2 RMS के लिए, और करंट क्या है ये 10, तो क्या आ जाएगा 10 बाई √2 RMS के लिए। ठीक है, और इन दोनों के बीच का फेज एंगल देखिए, ये आपका साइन ओमेगा टी है, और ये आपका साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये आपका यहाँ पर से 60 डिग्री लीड कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारी जो करंट है वो आपकी 60 डिग्री लीड कर रही है, तो हम यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब सॉरी कॉस 60 की वैल्यू। तो यह क्या आ जाएगा, कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना है 60, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 1000/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। ठीक है, तो ये आपका 2 दूनी 4, 4 से ही कट जाएगा इतने बार, 25 चौको 100, 250। तो हमारे पहले वाले कंपोनेंट से पावर क्या आ गई, हमारी पावर आ गई 250 वाट। ठीक है, ये हमारे पहले वाले कंपोनेंट से पावर आ गई P1T। सिमिलरली हम यहाँ पर निकालेंगे P33। ठीक है, जो हमारे थर्ड कंपोनेंट से पावर आई है, पावर ऑफ थर्ड कंपोनेंट या थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट से जो पावर आएगी वो क्या आएगी, V3T, ये हमारी RMS वैल्यू है, और आपकी I3T ये भी RMS वैल्यू है, इंटू क्या आ जाएगा cos 5/3, इन दोनों का बीच का फेज डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, एक 50 एम्पियर, एक 50 वोल्ट है, एक 50 है और एक 5 है। ठीक है, तो 50 और 5 वाला कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 बाई √2 RMS के लिए, 50 बाई √2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 बाई √2, और इधर इन दोनों के बीच का कॉस क्या है, एंगल क्या है इन दोनों के बीच का, ये भी ओमेगा टी है, ये भी ओमेगा टी है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कोई है नहीं, मतलब ये 0 डिग्री है। तो क्या आएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 50 × 5/2, तो 2 से ही कट जाएगा 25 बार,
25 पंचे क्या आ जाएगा, 25 पंचे 125, ठीक है। यहाँ पर 125 वाट पिछले के कारण वैल्यू आई। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ। जो आपका पावर आएगी फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट से, वो हमारे यहाँ पर 0 आएगी। कैसे, वो क्या हो जाएगी आपकी, वोल्टेज ऑफ थर्ड कंपोनेंट इंटू करंट ऑफ फिफ्थ कंपोनेंट इंटू कॉस ऑफ 5 तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज टर्म हमारा 0 है, तो 0 इंटू आप करंट की वैल्यू है, आप इसको पुट कर देंगे, फिर भी क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। ये 2√2 इंटू यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0 वाट। तो इसलिए मैं यहाँ पर फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट की पावर नहीं ले रहा था। तो पहले की ये आ गई, थर्ड वाले की ये आ गई, और फिफ्थ वाले की ये आ गई। अब इन तीनों का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सम। टोटल पावर के लिए हम लोग करेंगे सम। तो हमारे क्या आ जाएगा, टोटल पावर P, जो हमें पूछिए टोटल पावर P क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू P1T प्लस P3T, क्योंकि P5T की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू थी इसकी P1T की, वो थी आपकी 250, और इसकी कितनी थी, इसकी थी आपकी 125। 250 प्लस 125, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 375, ठीक है, 375 वाट। ये हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर ए 375 वाट, ठीक है। बस यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला, जनरल फार्मूला, किसी भी आपके उसमें पावर निकालने के लिए, एवरेज पावर निकालने के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर आपने याद करना है तो एक आपको फॉर्मूला वो बता देता हूँ, वो आप याद कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। अगर आपने पावर निकालनी है कोई भी आपके nth हार्मोनिक की, तो क्या करोगे आप, Vm इंटू IM/2, ठीक है, क्योंकि RMS होता है, तो Vm को RMS लिखेंगे तो Vrms/2 IRMS/√2, तो इसको से हम सीधे लिख सकते हैं आपको Vm इंटू IM/√2 इंटू कॉस फाई n, ठीक है। ये इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट पावर भी निकाल सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हार्मोनिक का पेयर वो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 पावर मेजर के लिए, ठीक है। हमारे पास 2 वाट मीटर मेथड से पावर मेजर करनी है आपकी 3 फेज़ की। दिया है आपका, वाइल मेजरिंग पावर ऑफ 3 फेज़ बैलेंस लोड यूजिंग द 2 वाट मीटर मेथड, द मीटर रीड्स W1 की वैल्यू है आपकी, मीटर 1 मतलब वाट मीटर 1 रीड कर रहा है 3000 वाट, और वाट मीटर 2 रीड कर रहा है आपका 1500 वाट। तो पूछा है व्हाट इज़ द लोड फैक्टर, कॉस फाई की वैल्यू बतानी है, और हमें यहाँ पर रिएक्टिव पावर Q की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर हमें 2 वाट मीटर मेथड से हमारा पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जो हमारी आपके 2 वाट मीटर में रियल पावर की वैल्यू क्या होती है। देखिए हमारी जो रियल पावर होती है उसको लिखते हैं P से, जिसकी यूनिट होती है वाट। ये होती है आपकी W1 प्लस W2, वाट मीटर फर्स्ट की रीडिंग प्लस वाट मीटर सेकंड की रीडिंग। वहीं अगर आप Q की वैल्यू निकालेंगे रिएक्टिव पावर की, वो आती है आपकी √3 टाइम्स ऑफ W1 माइनस W2। पहले वाले की वैल्यू से सेकंड वाले की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, इनका रेशियो। जब हम इसका वो निकालते हैं आपको, वो आता है हमारा 10/5। अगर मैं दिखाऊँ 10/5 से हम पहले 5 की वैल्यू निकालते हैं, देन 5 की वैल्यू से हम cos 5 की वैल्यू निकालते हैं। मतलब जो हमारे 10/5 होता है ना, 10/5 होता है हमारा Q/P, विच इज़ इक्वल टू Q/P। और यहाँ पर हमारा Q/P क्या आता है, Q की वैल्यू पुट करते हैं तो √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है। ये हमारी सिंपल इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 5 की वैल्यू निकालते हैं। 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5 की वैल्यू हमारी आएगी 10 इनवर्स, बाकी जो ये आपकी वैल्यू Q/P, ठीक है। यहाँ से जब हमारी 5 की वैल्यू निकलेगी, 5 की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कॉस में लिखेंगे। 5 की वैल्यू को कॉस में पुट करेंगे cos 5, तो वो जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पर से आपका पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये इसका निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पावर फैक्टर का, ठीक है। तो मैंने इसको आपको इसमें समझा दिया, इसमें P क्या होता है और Q क्या होता है, और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। W1 की है आपकी 3000 और आपकी W2 की है 1500। तो अगले स्लाइड में ले जाता हूँ W1 और आपका W2। W1 है आपका 3000, सॉरी किलो क्यों लिख रहा हूँ 1 मिनट, 3000 वाट, और आपका W2 है आपका 1500, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी इन दोनों की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम लोग यहाँ पर से कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग अपनी इसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले P की, जो एक्टिव पावर P की है, उसकी वैल्यू क्या होती है, W1 प्लस W2 विच इज़ इक्वल टू 3000 प्लस 1500। तो 3000 प्लस 1500 क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पर
ये आ जाएगा आपका 4500, 4500 वाट, ये हमारी वैल्यू आई। अब हमें रिएक्टिव पावर की वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है √3 W1 माइनस W2। तो √3 को हम लोग क्या लिखेंगे, चलो √3 लिख देता हूँ पहले। √3 W1 माइनस W2 मतलब 3000 में से आपको 1500 माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 1500, ये आ जाएगा 1500 इंटू आपका √3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी इसकी वैल्यू आई है। यहाँ से हमने P और Q की इसकी वैल्यू निकाली। अब हम यहाँ से tan phi की वैल्यू निकाल देते हैं, जो हम जिससे हम फिर यहाँ पर phi की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए tan phi की वैल्यू क्या आएगी, tan phi इज इक्वल टू Q अपॉन P। तो Q अपॉन P है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। Q की वैल्यू आपकी √3 इंटू 1500, ये इसकी वैल्यू है। बाकी Q की वैल्यू क्या है, सॉरी P की वैल्यू आपकी 4500। ठीक है, यहाँ से इसको हम सिंपली यहाँ पर से आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बाकी 15 3 45 3, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका √3/3। √3/3 मतलब 1/√3। तो यहाँ पर से tan phi की वैल्यू 1/√3 आ गई। तो यहाँ से phi की वैल्यू क्या आएगी, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 वैल्यू, तो यहाँ पर tan की वैल्यू आपकी 1/√3 कहाँ होती है, tan की वैल्यू 1/√3 होती है आपकी 45 होती है आपकी 1 पर, ये होती है आपकी 30 डिग्री पर। तो phi की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। तो यहाँ पर से हमारी phi की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब देखिए phi की वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आ गई। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे cos पर। देखिए, तो हमारी phi की वैल्यू क्या आई थी, phi की वैल्यू आई थी 30 डिग्री। देन यहाँ पर से पावर फैक्टर निकालने के लिए cos phi क्या होगा, cos phi इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2। √3/2 को क्या लिखते हैं हम 0.866। तो हमारी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई 0.866। और हमारे रिएक्टिव पावर Q की वैल्यू क्या आ गई, रिएक्टिव पावर Q की वैल्यू आई थी हमारी ये आपकी √3 इंटू 1500। ठीक है, तो √3 इंटू 1500 कर देते हैं, क्या होता है 1.732 इसकी वैल्यू होती है। 1.732 इंटू 1500, तो ये 2 जीरो से ये आगे तक चले जाएगा और ये हमारा आएगा यहाँ पर 2598 वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, VAR होती है इसकी यूनिट। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है वाट, जो लिखा है W। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.866, आंसर नंबर ए 0.866 और आपका 2598 VAR। ठीक है, यूनिट आपका VAR वोल्ट एम्पियर रिएक्टेंस, ये हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है। अगला देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपके फॉर्मूले मेन थे, मैं कैसे आते वो मैंने बता दिया। एक्टिव पावर निकालनी होगी तो W1 प्लस W2 करेंगे। रिएक्टिव पावर के लिए √3 टाइम्स ऑफ आपका W1 माइनस W2 tan phi निकालेंगे। देन उससे हम आफ्टर यहाँ phi निकालने के बाद cos phi निकालेंगे। बस इसमें ये 3 इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन दिया है व्हीट स्टोन ब्रिज पर। दिया है आपका इन अ DC व्हीट स्टोन ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस RX की वैल्यू निकालनी है इफ P Q और S की वैल्यू दी है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, P Q S की वैल्यू सबकी दे दी, तो हमें व्हीट स्टोन ब्रिज से हमें एक जो जिसकी वैल्यू नहीं दी है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ के बार क्या यूज़ करते हैं हम लोग, रेशियो आर्म का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि अपोजिट पेयर के हमारे जो आपके ये अपोजिट पेयर का जो प्रोडक्ट होता है वो आपके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दिखाऊँ, इसको अगर मैं यहाँ पर करें तो ये देखिए क्या आएगा, रेशियो आर्म जो आपका P/Q है, P/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R/S। तो R को यहाँ पर RX लिखा है। सिंपल, अब यहाँ P की वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू है आपकी 100, आपकी Q की वैल्यू है आपकी 1000, RX की वैल्यू हमें निकालनी है और स्टैंडर्ड प्रतिरोध की वैल्यू है 250। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड प्रतिरोध होता है। P और Q आपके रेशियो आर्म होते हैं। तो ठीक है, यहाँ से ये कर जाएगा, यहाँ पर चेकर 10 और यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा RX की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी हमारी, यहाँ पर 25, क्योंकि ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल ये RX की वैल्यू हमारी आ गई 25 ओम। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आंसर नंबर ए। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 आर्म होते हैं। ये यहाँ पर दिखा देते हैं हल्का सा, तो ये हमारा यहाँ पर देते हैं। चलो PQRS कर देता हूँ, PQRS करता हूँ, ये S करता हूँ, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया मैंने ऐसे। ठीक है, ये तो यहाँ पर ये दोनों हमारे रेशियो आर्म हो गए। ये आपका R और X, तो क्रॉस वाला आर्म जो P और आपका S, P और S का जो आपका मल्टीप्लाई होगा ये आपका Q और R के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो हमारा ऐसे ये फॉर्मूला बनता है व्हीट स्टोन ब्रिज में। तो यहाँ पर तो सिंपल था, खैर हमने इसको ईजिली निकाल दिया।
अगला देखते हैं, अगला दिया है हमारा मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज पर, एसी ब्रिज पर क्वेश्चन है। दिया है आपका मैक्सवेल एलसी ब्रिज जो है आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज इज मोस्ट सुटेबल द मेजरिंग द क्वालिटी फैक्टर क्यू ऑफ द कॉइल विच रेंजेस हाई क्यू, लो क्यू, मीडियम कॉइल, मीडियम क्यू, या फिर आपका बोथ हाई एंड क्यू, हाई एंड लो। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर इंडक्टेंस वाला यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ होता है, मतलब इंडक्टेंस वाला हम लोग याद करते हैं। देखिए इंडक्टेंस को हम मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर जो ब्रिज यूज़ करते हैं उनको हम 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है, जो वो ब्रिज जिसके क्वालिटी फैक्टर आपका लेस देन 1 हो, जिसको आप बोलते हैं लो क्यू फैक्टर। ऐसे ब्रिज का जिसका क्वालिटी फैक्टर आपका 1 से कम हो उसको हम बोलते हैं लो क्यू फैक्टर। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं आपका एंडरसन ब्रिज, ठीक है। एंडरसन ब्रिज हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। देन हमारा सेकंड आता है आपका मीडियम क्वालिटी फैक्टर, जिसकी क्वालिटी फैक्टर की लिमिट आपकी 1 से लेकर 10 के बीच में हो, ये होता है आपका मीडियम क्वालिटी फैक्टर, मीडियम क्यू फैक्टर हमारे इसको बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं मैक्सवेल एलसी ब्रिज का, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज का। तो आंसर तो हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी, मीडियम के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो ब्रिज यूज़ करते हैं वो होता है आपका हाई क्वालिटी फैक्टर, थर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, हाई क्वालिटी फैक्टर, जिसमें क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होती है। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं आपका हेज ब्रिज, ठीक है। तो ये 3 ब्रिज हम लोग यहाँ पर इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, हेज ब्रिज। तो देखिए यहाँ से क्या, क्यू आपका लेस देन 1 पहली संख्या है, और हम कैसे याद करेंगे, पहली संख्या है 1, तो पहली संख्या मतलब पहला अल्फ़ाबेट 1। यहाँ पर देखिए क्वालिटी फैक्टर जब आपका 1 से 10 के बीच में हो, जो आपका मीडियम क्वालिटी फैक्टर है, एम से मीडियम, एम से मैक्सवेल, तो एम से मीडियम, एम से मैक्सवेल, और क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 10 विच इज़ क्या बोलते हैं हम लोग, हाई क्वालिटी फैक्टर। हाई क्वालिटी फैक्टर को कैसे नापते हैं, हेज ब्रिज। तो एच से ये हेज आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी याद करने की ट्रिक है। बाकी अगर मैं इसका आपको फॉर्मूला दिखाऊं क्वालिटी फैक्टर का तो कैसे आएगा वो मैं दिखा देता हूँ। जो यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर होता है आपका एलसी ब्रिज में, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज में, तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर क्यू हमारा होता है, जो हमारा पहला आर्म होता है, यहाँ पर हम लोग इंडक्टेंस और आपका प्रतिरोध लगाते हैं, तो ओमेगा L1/R1, ठीक है। वैसे भी देखा होगा आपने क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा L/R। तो पहली ब्रांच में हम लोग हमारा इंडक्टर और आपका प्रतिरोध लगा रहता है, जबकि आपकी जो चौथी ब्रांच है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, LC, आपके R के साथ प्रतिरोध के साथ कैपेसिटेंस लगाएंगे, तो उस टाइम पर हमारा क्या आएगा, ओमेगा R4C4। तो यहाँ पर हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ये। बस ये आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी एक आध दो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर, तो वो ये रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला दिया है आपका CRO वाला क्वेश्चन। तो CRO दिया है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप, इसमें लेसार्जेस पैटर्न और वेव फॉर्म पे कोई क्वेश्चन है। दिया है आपका अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 135 पासिंग थ्रू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अपीयरिंग ऑन अ CRO स्क्रीन, व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस, फाई की वैल्यू बतानी है, बिटवीन द वाई चैनल एंड एक्स चैनल इनपुट प्लेटेड। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, आपको ऐसे बना के दिया है। आपने यहाँ पर लिसार्जेस पैटर्न को देखा होगा, अगर आपको उसको याद है यहाँ पर कैसे आपका शेप बनता है, तो आप इजीली यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सेकंड और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ये वाला हमारा क्वाड्रेंट है सेकंड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन बननी है, और लाइन कैसे बननी है, आपकी एक लाइन डिक्लाइन कर रही है 135 डिग्री एंगल पर, तो मतलब ये इस टाइप से लग बनेगी आपकी लाइन। ये देखिए, तो यहाँ पर जो मैंने बनाई है ये आपकी 135 डिग्री के एंगल पर डिक्लाइन कर रही है लाइन, और इसकी हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो आपकी ये लाइन है सेकंड और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे, जहाँ पर 135 डिग्री के एंगल पर डिक्लाइन कर रही है। तो ये जो आपका इसका एंगल है ये आपका 135 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो आप 135 डिग्री, और इसका जो एंगल आएगा देखिए डिक्लाइन कर रही है, तो इसका स्लोप क्या होगा, -1। एम की वैल्यू यहाँ पर होगी -1 इस केस पे, ठीक है। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर इसका पैटर्न अगर आपने देखा होगा, तो हम लोग यहाँ पर इसका पैटर्न निकालते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक मिनट अगले ले आता हूँ, यहाँ पर करेंगे क्या, अगर हमारी फाई की वैल्यू, अगर आपका फ्लक्स मतलब ये फेज एंगल फाई की वैल्यू 0 है, तो उस टाइम पर क्या होता है, फाई की वैल्यू अगर हमारी 0 डिग्री है तो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी, लेकिन वो कहाँ से पास करेगी,
स्ट्रेट लाइन हमारी पास करेगी आपका फर्स्ट और आपका थर्ड क्वाड्रेंट पर, ठीक है, तब हमारी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनती है जिसका आपका स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव का होता है 1। तो m जो स्लोप की वैल्यू है वो आती है 1, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे जब आपकी फाई की वैल्यू जो आपका फेज एंगल है उसकी वैल्यू 90 हो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 270 डिग्री, तो हमारा क्या बनता है, हमारा बनता है एक सर्कल, ठीक है। इस टाइम पे जब हमारा सर्कल होगा तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू b के बराबर होगी, मतलब पहले वाले इनपुट की वैल्यू सेकंड वाले इनपुट के बराबर होगी, a इज इक्वल टू b हमारा इस टाइम पर होगा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो होगी हमारे इस टाइम बनेगा इलिप्स, और जब हमारे यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो, फेज डिफरेंस दोनों के बीच का आपका 180 डिग्री हो, तो हमारी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगी, इस टाइम भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, हमारी जो आपकी लाइन है ये आपकी शिफ्ट हो जाएगी आपके सेकंड और आपके फोर्थ क्वाड्रेंट पर, ठीक है। और इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप हमारा हो जाएगा -1। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर यहाँ पे देखिए सेकंड और आपका फोर्थ में जब आपका 135 डिग्री में, सेकंड और फोर्थ में आपके 135, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बननी है, ये 90 + 45 हो गया आपका 135। तो स्लोप क्या आ गया हमारा, स्लोप आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपने इसका फॉर्मूला देखना है तो मैं आपको यहाँ पर अगले कलर से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करते हैं, जो आपका ये पैटर्न आता है ये आता है आपका x/a, जो आपका a यहाँ पर इनपुट है उसका स्क्वायर करते हैं, प्लस जो आपका सेकंड है इनपुट x, पहले वाले हमने x प्लेट में दिया, दूसरा y प्लेट में देंगे ना, तो y आएगा, यहाँ पर x को लिख रहा हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर आएगा सेकंड वाला इनपुट y, तो y/b का स्क्वायर, देन यहाँ पर आएगा -2 टाइम्स ऑफ xy अपॉन ab, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका cos फाई से, ठीक है, जिसकी वैल्यू आएगी आपकी sin स्क्वायर फाई। तो ये इसका एक फॉर्मूला भी होता है, आप याद कर लीजिएगा, यहाँ पर x और y की वैल्यू आप पुट करके कीजिएगा, देन यहाँ पर इसकी हमारी वैल्यू बताता है, ठीक है। अगला देखते हैं, 1 मिनट। अगला है हमारा एरर एनालिसिस पर, जो है आपका लिमिटिंग एरर पर। दिया है आपका एक 0 से लेकर 150 वोल्ट का वोल्टमीटर है, हैज़ अ फुल स्केल एक्यूरेसी, जो हमारी फुल स्केल एक्यूरेसी गारंटेड विथ 1%, मतलब ये आपका गारंटेड एक्यूरेसी एरर है, GAE की वैल्यू दी है, गारंटेड एक्यूरेसी एरर वो आपकी 1% प्लस माइनस आपका ये फुल स्केल में आपका नाप रहा है। दिया है आपका इफ़ द वोल्टमीटर रीड 75 वोल्ट, आपका वोल्टमीटर 75 रीड जब रीड कर रहा है, 75 वोल्ट जब रीड कर रहा है, तो आपका व्हाट परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में कितनी परसेंट आपको ये लिमिटिंग एरर होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे आपको एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ आपको एब्सोल्यूट, देखिए इसके क्वेश्चन आपके SSC वगैरह में तो बहुत ही आते हैं, ठीक है, इस आपके कॉन्सेप्ट से तो बहुत ही है, मतलब एब्सोल्यूट लिमिटिंग एरर एल लिख दिया। तो ये इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है आपकी प्लस माइनस आपकी परसेंटेज जो गारंटेड एक्यूरेसी एरर है GAE, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फुल स्केल वैल्यू से, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज की बात करिए तो VFS लिखता हूँ, वोल्टेज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और इसको परसेंटेज में के लिए हम लोग 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी प्लस माइनस कितने परसेंट की हमारी गारंटेड एक्यूरेसी एरर है, हमारी है 1% की, तो ये आ जाएगा 1 इंटू फुल स्केल वैल्यू क्या है हमारी 150, तो 1 इंटू 150, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई में क्यों कर दिया, यह अपॉन होगा परसेंटेज के लिए अपॉन 100, तो ये आ जाएगा आपका 150 अपॉन 100, मतलब 1.5 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस 1.5 वोल्ट की हमारी एब्सोल्यूट एरर आएगी, ठीक है। ये हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग एरर। देखिए लिमिटिंग एरर का फॉर्मूला हमारे एब्सोल्यूट एरर से ही आपका रिलेट करते हैं, तो परसेंटेज जो हमारा लिमिटिंग एरर आएगा LE, लिमिटिंग एरर कितना आएगा, ये हमारा आएगा डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू VM, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट एरर कितनी है हमारी, एब्सोल्यूट एरर है आपकी 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, और मेजर कितनी कर रहे हैं हम, मेजर कर रहे हैं 75 वोल्ट, मेजर कर रहे हैं 75 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा आपका 150 और नीचे आ जाएगा 75, 150/75, मतलब ये 75 दूनी 150, ये आएगा 2% की हमारी एरर आएगी। तो आपकी परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 2%, तो आंसर नंबर बी प्लस माइनस 2%, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू प्लस माइनस में थी, तो प्लस माइनस 2% ही आएगी, वैसे पता ही है आपको, कम ज़्यादा इतना ही होगा, प्लस माइनस 2%।
तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 2% आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको एलवीडीटी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलवीडीटी इज इनकरेक्ट, कौन सा इसके लिए गलत है ये बताना है। पूछा है कि इट इज़ अ प्योरली आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये आपका पैसिव इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, बिल्कुल सही है ये तो। अगला यहाँ पर दिया है आपका द आउटपुट वोल्टेज एट द नल पोजीशन इज जीरो, बिल्कुल नल पोजीशन पे आउटपुट वोल्टेज जीरो होती है, ये भी ट्रू है। इट कनेक्ट टू अ फेज सेंसिटिव डिमोड्यूलेटर टू डायरेक्ट डिफ्लेक्शन, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो यही होगा गलत। आंसर नंबर डी। क्या दिया है आपका, इट इज़ कम्प्लीटली इम्यून टू स्टे मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस, तो नहीं, देखिए यहाँ आपका बहुत सेंसिटिव होता है आपका स्टे मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि ये आपके डिवाइसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं। मतलब जो आपका एलवीडीटी है, पहले तो उसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, होता है आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये हमारा क्या है, इट इज़ अ पैसिव, ठीक है। एलवीडीटी हमारा किस टाइप का, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है, पैसिव, वो भी आपका इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट को आपका डिफरेंशियल एसी वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट, इसको आपको ये डिफरेंशियल एसी वोल्टेज में आपको कन्वर्ट करके देता है। अगर आपका इसमें, आप यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर आप इसको नल पोजीशन में देखेंगे, मतलब नल पोजीशन में आपका ये बैलेंस ब्रिज कैसे काम करता है। नल पोजीशन में जो आपका ES1 हमारा बराबर होता है ES2 के, ठीक है। आपका जो S1 साइड में हमारा इंड्यूस EMF है वो बराबर होता है सेकेंडरी साइड के इंड्यूस EMF के बराबर। इसका मतलब क्या है, जो हमारी आउटपुट इंड्यूस वोल्टेज आती है वो आती है हमारी जीरो। और ये हमारे किस टाइप के इक्विपमेंट होते हैं, ये हमारे होते हैं आपके हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हाईली सेंसिटिव। और इसमें आपके हिस्टोरेसिस एरर बहुत कम होती है, हाईली है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये सेंसिटिव है, क्योंकि इसलिए इसके यहाँ पर हाईली सेंसिटिव के कारण इसमें आपका स्ट्रे मैग्नेटिक का इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इसके आपके परफॉर्मेंस को डिटॉर्ट कर देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गलत आंसर हो जाएगा इसका। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है, तो यही गलत है आपका। ये इम्यून नहीं होता, बहुत सेंसिटिव होता है इसके थ्रू, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के इंटरफेरेंस से आपको इसकी रीडिंग चेंज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं। दिया है आपका ये स्ट्रेन गेज पर आपका कोई क्वेश्चन आ गया, ट्रांसड्यूसर पर ही। रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज हैज़ अ गेज फैक्टर, GF की वैल्यू दी है आपकी 2 इफ़ द एक्सियल स्ट्रेन, जो आपका एप्सिलॉन की वैल्यू, मतलब जिसको आपको डेल्टा L/L बोलते हैं, उसकी वैल्यू आपकी 1000 माइक्रो स्ट्रेन मतलब 10⁻³ बोल रखा है इसने। दिया है व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल आपका चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब डेल R/R, मतलब कितना चेंज हो रहा है प्रतिरोध में, ये हमें बताना है। तो सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला पे बेस है, वो कौन सा है, गेज फैक्टर। गेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा R/R, चेंज इन प्रतिरोध अपॉन चेंज इन लेंथ, डेल्टा L/L, ठीक है। ये हमारा इसका बेसिक फार्मूला होता है। वही हम लोग इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा R/R, और इसको हम बोलते हैं आपको एक्सियल स्ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ से डेल्टा R/R की वैल्यू बतानी है। एक मिनट, ये क्या आया, तो डेल्टा R/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी आपकी गेज फैक्टर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, गेज फैक्टर की वैल्यू है आपकी 2 और एप्सिलॉन की वैल्यू है आपकी 1000, ये आपकी 1000 माइक्रो स्ट्रेन। 1000 माइक्रो स्ट्रेन को तो हम आपका 1000 माइक्रो स्ट्रेन हो गया होगा 10⁻⁻6, ठीक है। ये आ गया आपका स्मार्ट के हिसाब से 10⁻⁻6। माइक्रो स्ट्रेन तो आपका 10⁻⁻6 होता है ना, 1000 × 10⁻⁻6 ये होगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 2 × ये 10⁻³ होगा ना, ये 10⁻³ तो ये आ जाएगा आपका 0.002। तो ये आएगा आंसर डेल्टा R/R का यार, 0.002। आंसर नंबर ए। ये क्यों दिया था इसमें 10⁻⁻3, ये शायद से गलत हो गया था यहाँ पर टाइप, या टोटल बता रखा था 10⁻⁻3,
तो लेकिन खैर जो भी है, यहाँ पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका गेज फैक्टर का, डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, यहाँ से जो एप्सिलॉन है उसको ही हम लोग यहाँ पर एक्सियल स्ट्रेन बोलते हैं, जिसको हम डेल्टा एल बाई एल बोलते हैं। यहाँ से हमें डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्रॉस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंगल फेस एनर्जी मीटर पर क्रीपिंग एरर के ऊपर। दिया है आपका, व्हाट मॉडिफिकेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन अ सिंगल फेस इंडक्शन एनर्जी मीटर टू प्रिवेंट द क्रीपिंग फिनोमेना। ठीक है, क्रीपिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सा यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो आपका फिनोमेना। पहला दिया है ब्रिंगिंग द ब्रेक मैग्नेट क्लोजर टू द डिस्क, नहीं, बिल्कुल गलत है। सेकेंड दिया है आपका ड्रिलिंग द टू डायमेट्रिकली अपोजिट होल्स इन द डिस्क, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो डिस्क है, डिस्क में आपके यहाँ पर दो आपके अपोजिट होल करते हैं। अगला दिया है एडजस्ट द कॉपर सीडिंग बैंड, नहीं, ये भी नहीं करते। इंक्रीज द पोटेंशियल कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं, ये भी नहीं करते। देखिए हमारा क्या होता है, क्रीपिंग क्या होता है, पहले आपको इसको समझिए। क्रीपिंग हमारा होता है जब हमारा लोड यहाँ पर जीरो या फिर बहुत नो लोड के टाइम पर है, उस टाइम पर जब हमारी यहाँ पर एनर्जी मीटर की प्रेशर कॉइल एनर्जाइज होती है, तो उसके कारण हमारे यहाँ पर डिस्क आपका स्लो और कंटिन्यूस घूमती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग स्टोर करती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये हमारा ओवर कंपनसेशन की वजह से, जब हम फ्रिक्शन को ओवर कंपनसेट करते हैं उसके चक्कर में होता है, या फिर हमारा क्या होता है जब हमारी वोल्टेज हमारी ज़्यादा लगी हो तब ये हमारा होता है। इसको हम ओवरकम करने के लिए जो हमारी यहाँ पर डिस्क है, हम जो डिस्क यूज़ करते हैं वो हमारी होती है एल्यूमिनियम की डिस्क, क्योंकि लाइट वेट होता है और आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, हम एल्यूमिनियम की डिस्क में जो आपके ये इसका जो डाया है, इसके डाया के अक्रॉस दो आपके अपोजिट यहाँ पर होल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके जब हम होल करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारे यहाँ पर रिलक्टेंस में वेरिएशन होता है, जिसके कारण आपके डिस्क में यहाँ पर जो आपका स्लो आपका कंटिन्यूस घूम रही थी वो आपके रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दो छेद करते हैं आपके अपोजिट एक दूसरे के आपके एल्यूमिनियम डिस्क पर, आपके प्रिवेंट द क्रीपिंग। आंसर नंबर बी। अगला दिन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियोमीटर के ऊपर। ठीक है, तो या इसमें दिया है आपका पोटेंशियोमीटर कैलिब्रेशन और आपका मेजरमेंट ऑफ डीसी। ठीक है, जो आपका एक डीसी पोटेंशियोमीटर का पार्ट है, ये वाला दिया है आपका अ डीसी क्रॉम्पटन पोटेंशियोमीटर इज स्टैंडर्डाइज बाय यूजिंग अ 1.0186 वोल्ट स्टैंडर्ड सेल एट अ बैलेंस लेंथ ऑफ 101.86 सेंटीमीटर and unknown EMF obtained a balance at 65.4 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन EMF, तो हमें अननोन EMF की वैल्यू बतानी है। देखिए हमारा सेल आपका स्टैंडर्ड है आपका इस पर 1.0186 पर, और किस लेंथ पर, हमारी इस लेंथ पर। तो हमें पूछा है कि अगले की हमें यहाँ पर लेंथ दी है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें कितनी वोल्टेज आएगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर मैं मानूँ आपका स्टैंडर्ड जो टाइम दे रखा है, ES लिख दूँ उसको, ES हो गया हमारे स्टैंडर्ड सेल का EMF। ES is equal to standard cell EMF which is given as 1.0186 वोल्ट। ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू दी है। और अगला क्या दिया है, इसके लिए जो लेंथ दी है, जो स्टैंडर्ड लेंथ है LS, उसकी वैल्यू है आपकी 1.0186। ये हमारी स्टैंडर्ड लेंथ की वो है आपकी स्टैंडर्ड लेंथ कितनी है इसका जब हमें नापा है। वहीं इसने दिया है आपका सेकेंड केस है। सेकेंड केस में हमें इंड्यूस EMF माना x मान देते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है, EX की वैल्यू बतानी है। जब हमारी लेंथ कोई x लेंथ है वो है आपकी 65.4 सेंटीमीटर। तो इस टाइम पे हमें यहाँ पर बतानी है कि EX की वैल्यू क्या आएगी। देखिए हमारे पोटेंशियोमीटर का आपने अगर बेसिक देखा होगा, पोटेंशियोमीटर को हम लोग देखते हैं पॉट का जो बेसिक होता है उसमें हमारा इंड्यूस EMF होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। हमारी जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इंड्यूस EMF भी हमारा बढ़ता है, जैसे जैसे लेंथ कम होती है वैसे ही हमारा यहाँ पर आपका ये डिक्रीज करता है। तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे, अगर मैं करूँ आपका EX अपॉन ES, ये क्या हो जाएगा हमारा LX अपॉन LS। बस हम इसके थ्रू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं यहाँ से ES की वैल्यू, EX की वैल्यू। तो देखिए वो मैं आपको अगले पेज में निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या था हमारा EX जो आपका अननोन का EMF था अपॉन स्टैंडर्ड सेल का EMF अपॉन जो आपकी लेंथ हमने अननोन वाली की नापी है और हमारी स्टैंडर्ड की लेंथ। तो हमें EX की वैल्यू निकालनी थी, तो LX बाई आपका LS। तो LX की वैल्यू क्या है, ये आपको 65.4 और 101.8 है। तो ये 65.4 अपॉन 101.8 है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ES से। स्टैंडर्ड सेल की क्या वैल्यू है, वो है आपकी 1.0186 1.0186। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। तो हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना है बस अब।
तो इसको हम लोग यहाँ पर से अगर करेंगे तो ये अपॉन ये, तो ये हमारा कितना आ जाएगा। अगर हम इसको काटें, देखिए ये दोनों सेम सेम आपका संख्या दिख रही हैं, तो इसको हम काटेंगे यहाँ से ये, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका, ये 2 जीरो यहाँ है तो 0.00 हो जाएगा, 0.00, और सेम संख्या है तो 0.01 एक बार आएगा ना, 0.01 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो EX की वैल्यू क्या आ जाएगी, 65.4 इंटू 0.01, ठीक है, 65.4 इंटू 0.01, 1 2 जीरो और यहाँ चला जाएगा, तो 0.654 वोल्ट हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी EX की। तो EX की अननोन EMF की वैल्यू क्या आ गई, 0.654 वोल्ट, 0.654 वोल्ट। आंसर नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का था आपका क्वेश्चन। इसको आप ऐसे से सिंपली निकाल भी सकते हैं, या फिर आपने कहीं देखा होगा के की वैल्यू से भी निकालते हैं लोग। तो देखिए वो क्या होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, यहीं पर दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू जो स्टैंडर्ड सेल का है, यहाँ पर हमारी आपके ES है अपॉन जो आपका LS है, इससे हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देन के की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं EX पर। EX की वैल्यू क्या होगी, वो होगी K टाइम्स ऑफ LX। बस यहाँ पर सेम आपका उसी टाइप का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर तक मैं दिखाऊँ तो ES की वैल्यू थी आपकी 1.0186 थी, और ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी 101.86। सेम आपका डिवाइड करके क्या आएगा, ये आएगा इसका 0.01। ठीक है, 0.01 ऊपर वोल्ट और नीचे क्या था सेंटीमीटर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.01 इंटू लेंथ कितनी थी इसकी 65.4, तो सेम आपको वही आएगा 0.654 वोल्ट। बस मैं आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दिखाया कि कैसे निकलता है ये आपका आंसर, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता यहाँ पर, वरना आप एग्जाम के लिए ये ट्रिक याद कर लीजिएगा कि पहले के की वैल्यू निकालनी है स्टैंडर्ड के थ्रू, देन उसकी वैल्यू को यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करना है जिसके थ्रू निकालनी है उसके लेंथ से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, 1 मिनट थोड़ा इसका कलर चेंज कर दें। हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट लॉस ऑफ चार्ज मेथड के थ्रू। ठीक है, दिया है आपका इन अ लॉस ऑफ चार्ज मेथड अ कैपेसिटेंस सी की वैल्यू दी है आपकी 0.1, आपका डिस्चार्ज थ्रू अननोन इंसुलेशन रेजिस्टेंस R। ठीक है, द वोल्टेज फॉल्स 100 to 36.8 वोल्ट इन 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में इतना कम हो रही है। तो व्हाट इज़ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो हमें यहाँ पर इंसुलेशन प्रतिरोध की वैल्यू यहाँ पर बतानी कितनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड में अगर कैपेसिटर और R लगाए तो यहाँ पर डिस्चार्ज कैसे होगा, आपका आपने अगर डिस्चार्ज इक्वेशन देखी होगी आपके ट्रांजिएंट की, तो वो क्या आती है, V = V0 e की पावर माइनस t/τ। ठीक है, t/τ ये आपकी स्टैंडर्ड आपकी डिस्चार्ज इक्वेशन है। यहाँ पर आपका RC है सर्किट, तो RC सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट = R × C। तो यहाँ पर से अगर मैं पुट करूँ तो V0 = e की पावर माइनस t/RC, तो यहाँ पर इसकी सिंपल वैल्यू आती है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पर हम इजीली यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखाऊँ, वैसे तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन खैर बता देता हूँ। ये होगा आपका V अपॉन ये V0 नीचे आ जाएगा, V/V0 = e की पावर माइनस t/RC। ठीक है, ये हमारी इसकी सिंपल वैल्यू आ गई। अगर हम इसका यहाँ पर लॉग लेंगे तो देखिए मैं इसको आगे दिखाता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ln नेचुरल लॉग लेंगे तो आएगा आपका V/V0 = t/RC, क्योंकि यहाँ पर से e की पावर हट जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है। r = क्या हो जाएगा, t अपॉन ये आएगा c से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ln V/V0। बस ये इसका फॉर्मूला भी होता है, आपने अगर गेट वगैरह में दिया होगा तो एक बार इस फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आ रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूले के थ्रू हमारा क्वेश्चन भी आ रखा है यहाँ पर। अब हम इसमें जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमें यहाँ पर R की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो हम बाकी सबकी इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो R = क्या आ जाएगा, R = यहाँ पर हम टाइम की वैल्यू, टाइम क्या था हमारा, टाइम हमारा 60 सेकेंड था, टाइम 60 सेकेंड अपॉन यहाँ पर से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, कैपेसिटेंस = 0.1 माइक्रोफेरेड, मतलब ये क्या है 0.1 मतलब 0.1 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू यहाँ पर ln V, जो हमारी वोल्टेज इनिशियल वोल्टेज है वो है आपकी 100 वोल्ट, और कितना कम हो रहा है 36.8, कम होके गया हुआ 36.8। तो ये ऐसे आपने इंजीनियरिंग मैथ्स में देखा ही होगा, ln आपका 100/36.8, ये आपका स्टैंडर्ड भी है। 36.8 हमारा होता है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2.717। ठीक है, तो यहाँ पर 2.717, और हम इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये आपकी इसकी वैल्यू आई है। अगर इसको लॉग
2.717 देखेंगे 717, वो हमारा क्या होता है log 2.717 होता है हमारा 1 के इक्वल। ठीक है, इसको हम लोग ई बोलते हैं। ई की वैल्यू जो होती है हमारी इसके बराबर आती है। तो यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.1 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो ये आपका ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा, -7 ऊपर चल जाएगा तो +7, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 10⁸ ओम, 6 इंटू 10⁸ ओम। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर मेगा में दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 600 मेगा ओम। देखिए यहाँ पर ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 600 इंटू 10⁻6, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 600 मेगा ओम। ठीक है, यहाँ हम इसको यहाँ पर 600 मेगा ओम से भी यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए, लेकिन यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा, अगर वैसे थोड़ा ही लंबी प्रोसेस है, लेकिन आप अगर इसको आपको देख पाएंगे, थोड़ा यहाँ पर एनालिसिस कर सकें, तो यहाँ पर क्या दिया है आपका 100 वोल्ट था, वो आपका कम होकर यहाँ पर 36.8 वोल्ट हो गया। मतलब अगर आपने देखा होगा आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट ये। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाऊँ बना के, तो देखिए हमारी यहाँ पर से ऐसे करके इंक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, और ये आपकी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है ऐसे। तो यहाँ पर जो आपके टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये आपकी जब टाउ की वैल्यू 1 है, आपका टाउ की वैल्यू जब 1 है तब आपका होता है 36.8। ठीक है, यहाँ पर टाउ की वैल्यू 1, मतलब ये क्या हो गया, ये यहाँ पर ई की पावर आपकी -1 आ गई। ठीक है, तो हम इस टाइम में हम डायरेक्टली यहाँ पर, अगर आपको ट्रिक पता है तो हम सीधे यहाँ पर आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, हम आर की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू विच इज़ टी/सी। ठीक है, टाइम बाई सी करके हम लोग इस टाइम पे हम लोग निकाल सकते हैं, जब आपके यहाँ पर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आपकी 100 वोल्ट से आपकी 36.8 वोल्ट हो। देखिए वही हमने यहाँ पर कर रखा है, आर इज इक्वल टू टी/सी, तो ये खाली सी की वैल्यू है। तो इसको हम लोग फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू इस T/C। ठीक है, ये आपके अप्रॉक्सीमेटली आती है जब आपकी वोल्टेज आपके 100 से आपकी 36.8% आपकी डाउन हो जाए। अगला देखते हैं, हमारा मूविंग आयरन का क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, दिया है आपका द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD होता है 1/2 I² dl/d θ। ठीक है, dl/d θ ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। इफ़ द ऑपरेटिंग करंट इज डबल, ये करंट की वैल्यू डबल होगी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ I² हो गया। ठीक है, ये तो पूछा है कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में कितना % आपका चेंज होगा। तो देखिए यहाँ से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में कितना आ गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ I² विच इज़ इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ अर्लियर। मतलब यहाँ पर 4 गुना आपका इंक्रीज हो जाएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में। ठीक है, विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ अर्लियर। आंसर नंबर बी, इंक्रीजेस 4 टाइम। बस ये फॉर्मूला था, और इस क्वेश्चन में तो वो फॉर्मूला लिखा भी है, तो कोई नीड ही नहीं थी इसकी। बस ये देखना है आपने कि टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका करंट ट्रांसफार्मर पे फेज एंगल एरर पर। दिया है आपका विच डिज़ाइन मेजर शुड बी एडेप्टेड टू मिनिमाइज द फेज एंगल एरर इन करंट ट्रांसफार्मर। पहला दिया है इंक्रीज मैग्नेटाइजिंग करंट, नहीं, इससे तो और बढ़ जाएगी। यूज़ हाई परमेबल कोर विथ लो आयरन लॉसेस, बिल्कुल ठीक है, हम लोग जनरली CRGO का यूज़ करते हैं, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का। रिड्यूस द सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज द एयर गैप, नहीं। तो देखिए इन सब से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर हमारी जो एरर होती है ये आपका मेनली यहाँ पर एक्साइटिंग करंट के कारण होती है आपका CT पर। तो हम लोग इसको यहाँ पर डिक्रीज़ कैसे करेंगे, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, मैं आपको अगले पेज में दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर आपको जो अगर हमारा CT आइडियल है, आइडियल आपका करंट ट्रांसफार्मर है, आइडियल CT के टाइम में हमारा क्या होगा, जो हमारी प्राइमरी करंट है वो आपके अप्रॉक्सीमेटली आपके n टाइम्स ऑफ IS होती है। ठीक है, और आपका जो प्राइमरी और आपका सेकेंडरी करंट है ये आपके एक दूसरे के अपोजिट होती है, मतलब 180 डिग्री अपोजिट होती है फेज शिफ्ट, मतलब IP। और आपकी जो IS है ये इसमें आपका माइनस का साइन है, मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में होगी, ये आपके एक दूसरे के अपोजिट होती है। ये आपके आइडियल केस में, बट हमारा CT आइडियल तो होता नहीं है। CT जो हमारा है प्रैक्टिकल केस में, उसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल केस में हमारे यहाँ पर आपके कोर को हमें मैग्नेटाइज करने के लिए एक्साइटेशन करंट की जरूरत पड़ती है। सो फॉर कोर मैग्नेटाइजेशन वी नीड एक्साइटेशन करंट, हमें एक्साइटेशन करंट की यहाँ पर नीड पड़ती है।
मतलब जो एक्साइटेशन करंट होती है उसको क्या बोलते हैं, आई नॉट, जो का आपका वेक्टर सम हो जाए किसका, मैग्नेटाइजिंग करंट का, और आपका कोर लॉस कंपोनेंट जो आपको आई ऑफ ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा आपको कोर लॉस कंपोनेंट है, आई एम यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी सी टी में जो रेशियो एरर और फेज एरर जो आती है वो उसका मेन कारण है आपका यही एक्साइटिंग करंट। तो अगर कहीं पर पूछे आपके एक्साइटिंग करंट के कारण यहाँ पर क्या होता है, एक्साइटिंग करंट के कारण यहाँ पर दोनों फेज एरर और आपका रेशियो एरर दोनों आती है। ठीक है, यहाँ पर फेज एरर को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेज एरर को हम लोग कम करने के लिए, फेज एरर को हम कम करने के लिए जो हमारी कोर है उसको हाईली परमेबल बनाते हैं, मतलब म्यू की वैल्यू हाई रखते हैं। मतलब क्या होगा, हमारे हाई परमेबिलिटी रखते हैं, हाई परमेबल हमारी कोर होगी, परमेबल, परमेबल स्प्रिंग, परमेबल PERMABLE, हमारी हाई परमेबल कोर होगी। मतलब इससे क्या होगा, हमारी हाई परमेबल कोर है, मतलब हमें सेम आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए, हमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस करना पड़ता है उसके हमें फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कम मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसके कारण हमारे यहाँ क्या होंगे, आई एम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर से आई डब्ल्यू की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो इसके कारण हमारे कोर में लॉसेस कम होंगे और मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी, तो अल्टीमेटली हमारी जो आपकी आई नॉट जो आपकी एक्साइटिंग करंट है उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। एक्साइटिंग करंट कम हुई तो यहाँ पर हमारी क्या कम हो जाएगी, हमारी फेज एरर कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हम लोग हाईली परमेबल कोर का यूज़ करेंगे। जनरली CRGO का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आपका कोर को हाईली परमेबल बनाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यूज़ हाई परमेबिलिटी कोर विथ लो आयरन लॉसेज, जिसमें लॉसेस कम हो, मतलब आई ऑफ ओमेगा की वैल्यू भी कम हो और यहाँ पर आई ऑफ एम की वैल्यू भी कम हो। सो दैट्स वाई हमारी यहाँ पर इनका जो वेक्टर सम है एक्साइटिंग करंट इसकी वैल्यू कम हो, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो, हमारे यहाँ पर आपके फेज एरर और आपका रेशियो एरर दोनों ही कम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा शेयरिंग ब्रिज के ऊपर। शेयरिंग ब्रिज हमारा एप्लीकेशन कहाँ पर यूज़ होती है, हमारी ये यूज़ होती है आपके AC ब्रिज पर। ठीक है, हमारे AC ब्रिज मेजरमेंट के हमारे काम आता है। तो दिया आपका शेयरिंग ब्रिज इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल पैरामीटर। शेयरिंग ब्रिज से हम लोग कौन से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यहाँ पर हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, अब पहला दिया आपका लो आर, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग करते हैं आपका क्या बोलते हैं उसको, केल्विन डबल ब्रिज। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 1 ओम से कम है तो वहाँ पर हम लोग केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करते हैं। ठीक है, केल्विन डबल ब्रिज, DOUBLE केल्विन डबल ब्रिज, या फिर हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं यहाँ पर। अननोन सेल्फ इंडक्टेंस, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हमने वो मैंने क्या बताया कि आपको यहाँ पर इंडक्टेंस मेजरमेंट के हमारे पास 3 आपके यहाँ पर ब्रिज हैं। ठीक है, कौन से आपके मैक्सवेल, एंडरसन और आपका हेज ब्रिज। देखिए ये हमारा जो काम आता है, और देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें यहाँ पर कौन सा ही बताता है, हमें बताता है आपका हैवीसाइड ब्रिज और आपका कैंपेबल हैवीसाइड ब्रिज। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा और ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, कैपेसिटेंस और आपका 10 डेल्टा, मतलब डिसिपेशन फैक्टर हमारा शेयरिंग ब्रिज यहाँ पर नापता है। ठीक है, शेयरिंग ब्रिज हमारा जो आपका हाई वोल्टेज में आपके मेजरमेंट के हमारे उसमें काम आता है, किसके, कैपेसिटेंस के नापने काम आता है और आपका यहाँ पर डिसिपेशन फैक्टर नापने काम आता है। देखिए डिसिपेशन फैक्टर जो होता है वो होता है आपका 10 डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं आपका ओमेगा CX और RX। ठीक है, ये हमारा बराबर होता है ओमेगा C4 और आपके R4। ठीक है, तो यहाँ से हम CX और RX की वैल्यू बाई कंपेरिजन 10 डेल्टा की हम लोग निकालते हैं। यहाँ से आगे देखते हैं। अगला दिया है हमारा DVM, डिजिटल वोल्टमीटर से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज़ द की एडवांटेज ऑफ डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप DVM। ठीक है, हमारे डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप DVM का एडवांटेज क्या होता है, फास्ट कन्वर्जन स्पीड नहीं, आपका एक्सीडेंट नॉइस रिजेक्शन एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम RNC कंपोनेंट फॉर ड्रिफ्ट। बिल्कुल ठीक है, ये आपका मेनली आपका नॉइस कैंसिलेशन काम आता है। अगला दिया लोएस्ट कॉस्ट सर्किट, नहीं इंटीग्रेटर लगाए तो हाईएस्ट कॉस्ट होती है। आपका ऑपरेट विदाउट क्लॉक जनरेटर, नहीं इसमें क्लॉक जनरेटर की यूज़ हमें होती है। देखिए इसके बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर डुअल स्लोप आपका DVM की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये आपका एक के बार में आपका 2 स्टेज पे काम करता है। ठीक है, ये आपका डुअल स्लोप DVM डिजिटल वोल्टमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 स्टेज होती हैं, 2 स्टेज। जो इसकी पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज में आपका ये अननोन वोल्टेज को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट करेगा आपका
अननोन वोल्टेज, ये इंटीग्रेशन का साइन बना दिया मैंने, और यहाँ पर लिख दिया आपका अननोन वोल्टेज। ये अननोन वोल्टेज को यहाँ पर इंटीग्रेट करेगा, मतलब यहाँ पर अननोन वोल्टेज मानो कोई एक वैल्यू है Vx, और उसको फिक्स टाइम के लिए यहाँ पर ये क्या करेगा, फिक्स टाइम के लिए इंटीग्रेट करेगा, मानो कोई टाइम है t1, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा V0 वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका Vx इंटू टाइम t1 के, ठीक है। हमारे यहाँ से सेकंड केस में क्या करता है, सेकंड केस में हमारे यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज से डी इंटीग्रेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या करते हैं, रेफरेंस वोल्टेज से डी इंटीग्रेट करेगा, ठीक है, डी इंटीग्रेट करेगा। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आती है वो हमारी यहाँ पर आउटपुट वैल्यू आती है आपकी वी रेफरेंस, और कोई एक टाइम t2 टाइम लेते हैं इसके बराबर। तो यहाँ पर से क्या होता है हमारा, जब हमारा इंटीग्रेटर का आउटपुट 0 होता है तो उस टाइम हमारा ये t2 मेजर करता है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप जब हम लिखेंगे तो ये हमारे इन दोनों को इक्वल बैलेंस करता है। कैसे, ये होगा आपका Vx t1 इज इक्वल टू वी रेफरेंस इंटू t2, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए Vx की वैल्यू क्या होगी, Vx की वैल्यू होती है हमारी वी रेफरेंस इंटू t2 अपॉन t1। तो ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला, एक बार ये फार्मूला पूछा गया है किसी PSU के अंदर, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारी जो आपकी मेजरमेंट की वैल्यू है ये आपके किसी भी R और C एलिमेंट पे आपका डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये इसका एक मेन एडवांटेज है, और सबसे जो इसका मेन एडवांटेज है कि यहाँ पर आपके नॉइस कैंसिलेशन बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आपकी जैसे 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की जो भी पावर लाइन्स है उसमें नॉइस होता है, तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये नॉइस के एवरेज इफेक्ट को ही आपको कैंसिल कर देती है। इसलिए आपको हम लोग यहाँ पर डुअल स्लोप DVM का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपको नॉइस को कैंसिल करता है, हाईली नॉइस सेंसिटिव या नॉइस को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। ये तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर बी, एक्सीलेंट नॉइस रिजेक्शन। तो ये इसका मेन एडवांटेज है, और बाकी इसके मैंने इसमें दिखाई दिया आपको R और C कोई एलिमेंट नहीं होते जब हम इसको वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं, दिया आपका थर्मोकपल एंड सीबेक इफेक्ट पर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर वाला है। दिया है विच फंडामेंटल फिजिकल इफेक्ट डज आ थर्मोकपल ऑपरेट। देखिए थर्मोकपल में कौन सा आपका यहाँ पर इफेक्ट होता है। पहला दिया आपका पेल्टियर इफेक्ट, सेकंड दिया आपका सीबेक इफेक्ट, थर्ड दिया आपका थॉमसन इफेक्ट, और फोर्थ दिया है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर नंबर बी हमारा होता है सीबेक इफेक्ट। देखिए सीबेक इफेक्ट क्या होता है, हम जब दो अलग अलग मटेरियल, जो आपके दो अलग अलग मेटल्स है, इनको हम लोग ज्वाइन करके, मतलब इनको एक जंक्शन में हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो हमारा एक EMF यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर डेल्टा टी होता है, जो आपका हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है, ठीक है। जो आपका ई है, जो हमारे जो इंड्यूस EMF आता है वो हमारा होता है आपका अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा, जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में आपका डिफरेंस। यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने दो अलग अलग आपके डिसिमिलर मेटल को एक जंक्शन में आपका टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर देने पर क्या होता है, उनमें अलग अलग यहाँ पर टेम्परेचर होने के कारण एक EMF जनरेट होता है आपका, और वो क्या कब होता है, डेल्टा टी। जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होता है तब वहाँ पर हमारी यहाँ पर एक इंड्यूस EMF जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं आपको थर्मोकपल। वो आपका वर्क करता है आपका सीबेक इफेक्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आपका वोल्ट मीटर लोडिंग इफेक्ट, ठीक है। ये आपका मेजरमेंट एरर से क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमारे यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया आपका टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस आपका 100 किलो ओम रजिस्टर, 2 वोल्ट मीटर आर अवेलेबल। 2 वोल्ट मीटर अवेलेबल है। मीटर ए की सेंसिटिविटी है आपकी 10 किलो ओम पर वोल्ट, और रेंज है आपकी 10 वोल्ट की। वहीं आपकी मीटर बी की सेंसिटिविटी है आपकी 20 किलो ओम पर वोल्ट, और रेंज है आपकी 10 वोल्ट की। तो बोल रहा है कि आपका विच मीटर यील्ड द लोअर लीडिंग फैक्टर। लोअर लोडिंग फैक्टर किसमें आपकी लोडिंग फैक्टर कम होगी, यहाँ पर ये हमें बताने से। तो दो हमें यहाँ अलग अलग मीटर दे रखे हैं, तो दोनों की हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, इंटरनल प्रतिरोध, विच इज़ RV, ठीक है। RV क्या है, इंटरनल प्रतिरोध आपका। अगर मैं निकालूं, अगर हम देखेंगे तो ऐसे आपने फॉर्मूला देखा होगा कि वोल्ट मीटर का इंटरनल प्रतिरोध क्या होता है। फॉर्मूला वोल्ट मीटर इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, इसको हम लिखते हैं R ऑफ V विच इज़ इक्वल टू सेंसिटिविटी इंटू आपके वोल्टेज रेंज, S इंटू V। देखिए सेंसिटिविटी की यूनिट होती है आपकी ओम, आपके ओम पर वोल्ट, और इसकी होती है वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट कटा और हमारा आंसर क्या है, ओम। तो यूनिट देखिए RV की हमारी यूनिट आ गई
ओम। तो हमें 2 मीटर दे रखे हैं, इसके हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर हमें सेंसिटिविटी दी है और रेंज दी है, तो हम पहले यहाँ पर से इसकी RV मतलब इसकी प्रतिरोध की वैल्यू निकालेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए मीटर 1 लिखता हूँ मैं आपको, मीटर A। देखिए मीटर A का इंटरनल प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा वो आपका S इंटू वी, सेंसिटिविटी इंटू वी। सेंसिटिविटी कितनी है मेरे भाई, सेंसिटिविटी है हमारी 10 किलो ओम पर वोल्ट और आपका 10 वोल्ट की है, तो 10 किलो ओम पर वोल्ट और ये आपका 10 वोल्ट। तो आपका से वोल्ट कट जाएगा, ये कितनी आ गई आपकी, ये आ गई आपकी 100 किलो ओम हमारी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई मीटर 1 की। सिमिलरली हम यहाँ निकालेंगे मीटर 2 के केस में, मीटर 2 या मीटर B का इंटरनल प्रतिरोध विच इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑलराइट, इंटरनल रेजिस्टेंस वो क्या आ जाएगा, वो सेम आपका सेंसिटिविटी इनटू वोल्टेज। वोल्टेज तो हमारी सेम ही है आपकी 10 वोल्ट, सेंसिटिविटी हमारी चेंजेस है इससे, वो है आपकी 20 किलो ओम पर वोल्ट। तो ये आ जाएगा आपका 20 किलो ओम पर वोल्ट, वोल्ट से वोल्ट कर जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किस में इसने पूछा है, इसने पूछा क्या है, किस में आपकी लोडिंग एरर कम होगी। देखिए लोडिंग एरर कम होने के लिए क्या चाहिए हमें, लोडिंग एरर कम होने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका कम आपका करंट ये ड्रॉ करेगा, जिससे आपकी लोडिंग एरर कम होगी। सो क्या लिखूँ, फॉर लो लोडिंग एरर, लो लोडिंग एरर हमारी जो आपकी प्रतिरोध की वैल्यू है मस्ट बी हाई। ठीक है, ये हमें ज़्यादा होनी चाहिए, मस्ट बी हाई। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ resistance. First is 100 kilo ohm, second is 200 kilo ohm. So we considered a 200 kilo ohm because it has the high value of resistance. So we prefer meter B because the value of resistance is high. That's why the loading error or loading error of the instrument is minimum, because when R is increases, then ultimately the current is decreases. So better we choose the meter B for high sensitivity. So for high sensitivity we must use the meter B. तो आंसर इसका B सही होगा। अगला देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यू मीटर रेजोनेंट प्रिंसिपल पर है, आपका क्यू मीटर क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है आपका द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्यू मीटर इज बेस्ड ऑन। देखिए क्यू मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस में बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन सीरीज रेजोनेंस। तो आंसर नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका। तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा क्वालिटी वेक्टर Q इज इक्वल टू ओमेगा L बाई आर, या फिर हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी आर। ठीक है, ये आपका क्वालिटी वेक्टर होता है। यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज आती है VC विच इज़ इक्वल टू क्वालिटी वेक्टर टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो हमारा क्यू फैक्टर होता है ये आपका सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें सीरीज रेजोनेंस पर जो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। उसका फॉर्मूला दिया है मैंने आपको, वही VC, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं इसी फॉर्मूले पर, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, और ये आपका मेजरमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे दिया है आपका पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कैन नॉट बी यूज फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट दिया है आपका डायनेमिक प्रेशर, सेकंड दिया है आपका स्टैटिक या DC प्रेशर, थर्ड दिया है आपका हाई फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशन, फोर्थ दिया है आपका स्पीड या वेरिएबल सिग्नल। तो देखिए हमारे किसी काम नहीं आता है। पहले देखिए पीजो इलेक्ट्रिक जो क्रिस्टल होता है ये हमारा कब आपका यूज़ होता है, जब आपका इसमें चार्ज जनरेट होता है, कब, जब इसमें डायनेमिक फोर्स या स्ट्रेस लगाते हैं। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेस पर जब हम उसके जब आपका फिजिकल आपका डायमेंशन चेंज करते हैं, मतलब उसमें स्ट्रेस लगाते हैं, तब उसमें यहाँ पर चार्ज आपका एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग इंटरनल जो लीकेज प्रतिरोध है उसके कारण यहाँ पर स्टैटिक DC कंडीशन पर हमारा आपका जनरेशन हुए चार्ज की वजह से आपके लीकेज में डीकेज होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसका यूज़ आपका स्टैटिक DC क्वांटिटी की मेजर करने के लिए नहीं करते हैं, बाकी हमारा हर जगह इसका यूज़ होता है। तो इट इज़ नॉट यूज फॉर स्टैटिक DC मेजरमेंट। ठीक है, डायनेमिक के लिए हमारा यूज़ होता है, बिल्कुल हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, और साउंड और आपका वाइब्रेशन सिग्नल में आपने देखा होगा पीजो इलेक्ट्रिक हमारे मटेरियल यूज़ होते हैं। ठीक है, तो
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंट्रोल सिस्टम। तो दोस्तों इसका PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।